हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एडमिशन चैप्टर में रिवैल्यूएशन के लिए हम लोग सीखेंगे। देखिए, एडमिशन चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और इसमें रिवैल्यूएशन की जो बात आती है, रिवैल्यूएशन नाम से ही क्लियर है कि री मतलब दोबारा, अब वैल्यूएशन मतलब क्या, मूल्यांकन करना, मतलब क्या दोबारा मूल्यांकन कर रहे हैं, इसी को कहते हैं रिवैल्यूएशन। क्या कहते हैं? रिवैल्यूएशन। तो आइए हम लोग सीखते हैं रिवैल्यूएशन। देखिए क्या होता है, कोई भी एसेट्स, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए समझते हैं कि एक एसेट्स ए और बी मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया 2010 में बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये बिजनेस कर रहे हैं, अब आ गया 2015। तो 2010 में जो एसेट्स खरीदे, क्या 2015 में भी उसका मूल्य उतना ही है या उसमें कुछ चेंजिंग होगा? चेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि जो संपत्ति 2010 में क्रय की गई, क्या 2015 में भी उतना ही रहेगा? नहीं, कुछ चेंजिंग होगा ना। आप जमीन खरीदे 2010 में 5 लाख का, और 5 साल के बाद भी जमीन का कीमत 5 लाख ही रहेगा या कुछ बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ेगा या घटेगा? तो ज़मीन अगर खरीदे 5 लाख का अगर 10 में, तो 2015 में उसका कीमत कुछ बढ़ जाना चाहिए। मानते हैं कि वो कितना का हो गया? 10 लाख का हो गया। कितना का हो गया? 10 लाख का हो गया। अब 2010 में तो ए और बी दो साझेदार थे, लेकिन सी मानते हैं कि 2015 में इंटर कर गए। कब प्रवेश किया? 2015 में। तो 2015 में जब इंटर किया, तो हम चाहते हैं सी के प्रवेश से पहले हमारे पास जो भी एसेट्स हैं या लायबिलिटी है, उसका फिर से हम कैलकुलेशन कर लें। कैलकुलेशन क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अब देखो, ये 5 लाख का ज़मीन हो गया 10 लाख का। क्या ये जो 5 लाख का इंक्रीजमेंट हुआ, कितना का वृद्धि हुआ है? 5 लाख का वृद्धि हुआ। 5 लाख क्या हुआ? प्लस हो गया। तो क्या ये जो प्रॉफिट हुआ है 5 लाख रुपया, इसमें हम सी को हिस्सा देना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। ए और बी जो है, इसमें सी को हिस्सा देना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि ये जो एसेट्स क्रिएट किया गया वो ए और बी के द्वारा क्रिएट किया गया, तो उसमें सी को कैसे शेयर मिलेगा? तो सी को शेयर कब मिलेगा? जब सी इंटर किया 2015 में, इसके बाद अगर कोई चेंजिंग होता है तो इस चेंजिंग में सी को प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा, या लॉस होगा तो उसमें शेयर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि 2015 में ज़मीन का कीमत है 10 लाख, अब पहुंच गए 2020 में, अब ज़मीन की कीमत हो गई 15 लाख। कितना हो गया? 15 लाख रुपया। तो इस 15 लाख रुपया में, ये 10 लाख से जो 15 लाख हुआ, इसमें सी को शेयर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सी जो है 2015 में इंटर कर चुका है। इसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें सी को शेयर मिलेगा। तो ये यहाँ से जो डेवलपमेंट हुआ, इसमें सी को शेयर मिलेगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे, यहाँ पे अगर हम पुनर्मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब क्या होगा? सीधा 5 लाख से कितना हो गया? 15 लाख हो गया। तब मेरा इंक्रीजमेंट कितना माना जाएगा? तब मेरा इंक्रीजमेंट माना जाएगा सीधा 10 लाख रुपए। कितना इंक्रीजमेंट माना जाएगा? 10 लाख रुपए। इसलिए अगर यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे, तो जो नया पार्टनर इंटर हुआ है सी, वो जो है यहाँ से वहाँ तक में डायरेक्ट जो है प्रॉफिट 5 लाख से सीधा 15 लाख के बीच का जो गैप था 10 लाख, इस प्रॉफिट में सी का शेयर पूरा बन जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन कर लें, तो इसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें जो है सिर्फ सी का शेयर क्रिएट होगा। तो रिवैल्यूएशन करना जरूरी है। एक रीजन ये है, और भी कई कारण है। कुछ नया पार्टनर जब इंटर होगा तो वो भी जानना चाहेगा कि बिजनेस का अभी प्रेजेंट में कंडीशन क्या है। इसके लिए भी रिवैल्यूएशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये संपत्ति का दाम बढ़ गया, लेकिन हो सकता है कुछ संपत्ति के दाम में कमी भी हो सकता है। जैसे फर्नीचर था 50,000 का। कितना का था? 50,000 का। लेकिन 5 साल के बाद क्या फर्नीचर 50,000 का ही रहेगा? कुछ कम हो सकता है। मानते हैं
कि फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया 40,000। तो अगर इस कोई संपत्ति का दाम कम भी होगा तो उसका लॉस भी कौन सहेगा, ए और बी सहेगा, सी का उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होगा। लेकिन जब भी न्यू पार्टनर का एंट्री होगा या फिर पुराने कोई भी साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा या किसी साझेदार की मृत्यु होगी, जब फर्म में रिकंस्ट्रक्शन होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी लायबिलिटीज है उसका जो है पुनः मूल्यांकन किया जाएगा, जिसको हम अंग्रेजी में रीवैल्यूएशन कहते हैं। री मतलब क्या, दोबारा, वैल्यूएशन मतलब क्या, मूल्यांकन करना, है ना। क्योंकि बाजार में संपत्तियों के मूल्य में क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। इस परिवर्तन को देखेंगे और इस परिवर्तन से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंतर्गत, पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत। तो चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखते हैं। रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका हिस्सेदार कौन होगा, सिर्फ पुराने साझेदार होंगे, नया साझेदार उस प्रॉफिट या लॉस का हिस्सेदार नहीं होगा, एक बात। और दूसरी बात, जब पुराना साझेदार लाभ या हानि का हिस्सेदार होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि किस अनुपात में होगा, पुराना अनुपात में होगा। क्यों, क्योंकि अभी नया साझेदार का एंट्री नहीं हुआ है, प्रवेश नहीं हुआ है। प्रवेश से पहले हम लोग ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, इसलिए प्रॉफिट या लॉस को हम पुराने अनुपात में बांटेंगे, नया अनुपात में नहीं बांटेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम लोग जर्नल एंट्री के माध्यम से समझते हैं, है ना। इसको मिटा दिया जाए, ठीक है बच्चों, मिटा दिए। चलो आगे चलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम करेंगे तो आप लोग इससे पहले क्या क्या सीख चुके हैं, आप लोग इससे पहले रिवैल्यूएशन से पहले क्या सीखे हैं। तो सबसे पहले सीखे हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए क्या सीखे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या सीखे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या सीखे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये सीख चुके हैं आप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और क्या सीख चुके हैं आप लोग, सीख चुके हैं जब गुडविल का तो कर चुके हैं, उस गुडविल निकालने के लिए आप लोग सीख चुके हैं। उसके बाद आप लोग सीखे हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। क्या सीखे हैं, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, ये आप सीख चुके हैं। और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में आप न्यू रेशियो भी सीखे थे। क्या सीखे थे, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सब कैलकुलेट करने के लिए आप सीख चुके हैं। और क्या सीखे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी आप सीख चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, सीखेंगे रीवैल्यूएशन करने के लिए। क्या सीखेंगे, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे। देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको पूर्व में ही बता दिए कि एसेट्स के मूल्य में जो चेंजिंग होगा, जो इंक्रीजमेंट होगा या जो डिक्रीज होगा, उसको हम लोग नोट करते हैं। इसी को कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। तो आइए, पुनर्मूल्यांकन खाता हम लोग कैसे करेंगे। तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए जो है हमको पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं। अब देखिए, पुनर्मूल्यांकन जब होगा तो क्या होगा, कुछ संपत्ति के दाम में वृद्धि होगा या कुछ संपत्ति के दाम में कमी होगा। इसी चीज का मूल्यांकन करते हैं रिवैल्यूएशन के अंतर्गत। अब जैसे कि समझते हैं, कुछ संपत्ति के दाम में वृद्धि, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, इसका दाम या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। यदि न दाम बढ़ा न घटा, जितना था उतना ही रह गया, तो उसका एंट्री करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि असेट्स का दाम बढ़ेगा तो क्या होगा, लाभ होगा। यदि संपत्ति का दाम बढ़ेगा तो क्या होगा, लाभ होगा।
ठीक उल्टा भी तो हो सकता है। यदि संपत्ति का दाम घटेगा, यदि संपत्ति का दाम घटेगा तो घटेगा तो क्या होगा, लॉस होगा, है ना। मशीन का दाम घट जाए, फर्नीचर का दाम घट जाए, है ना, प्लांट का दाम घट जाए तो संपत्ति का दाम घटेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। बिजनेस में संपत्ति के साथ साथ और क्या होता है, एसेट्स के साथ साथ और क्या होता है, लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी में भी दो बातें होंगी। यदि लायबिलिटी बढ़ेगा, यदि कर्जा बढ़ेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। कर्जा बढ़ेगा तो क्या होगा, लॉस होगा, है ना। अब कर्जा घटेगा तब क्या होगा, लायबिलिटी घटेगा तब क्या होगा, कर्जा अगर घटेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कर्जा घटेगा तो प्रॉफिट होगा, है ना। कर्जा बढ़ेगा तो लॉस होगा। तो इसको हम लोग एंट्री में रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स इज इंक्रीज, व्हेन वैल्यू ऑफ assets when value of assets is increase मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है। इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है। इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है। तो जब संपत्ति का दाम जो है बढ़ेगा तो संपत्ति का दाम बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। मशीन का दाम बढ़ा, फर्नीचर का दाम बढ़ा, बिल्डिंग का दाम बढ़ा, लैंड का दाम बढ़ा, तो दाम बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो असेट्स में जो भी नाम लिखा रहेगा क्वेश्चन में वो नाम लिखना है। और टू क्या लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट्स का नाम मालूम नहीं है या सारा एसेट, तो सारे एसेट्स के बदला में एक ही नाम दे देते हैं, क्या लिख देते हैं, एसेट्स। लेकिन आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन में बिल्डिंग रहेगा तो बिल्डिंग, प्लांट रहेगा तो प्लांट, फर्नीचर रहेगा तो फर्नीचर, जो भी नाम रहेगा वो लिखना है। और क्या लिखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, इसलिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी अमाउंट रहेगा वो अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब ये तो एसेट्स का दाम क्या हो गया, बढ़ गया। व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स इज इंक्रीज, जब संपत्ति का दाम बढ़ेगा तब। लेकिन संपत्ति का दाम बढ़ने के साथ साथ क्या हो सकता है, घट भी तो हो सकता है। यदि संपत्ति का दाम घटेगा तब क्या होगा, यदि संपत्ति का दाम घटेगा तब क्या होगा, संपत्ति का दाम घटेगा तो क्या लिखिएगा, लिख देते हैं व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स। यदि संपत्ति का दाम क्या होता है, घटेगा, डिक्रीज करेगा, DECREASED, डिक्रीज। यदि संपत्ति का दाम जो है घटेगा तो क्या होगा, संपत्ति का दाम घटेगा तो इसका ठीक उल्टा करेंगे। संपत्ति का दाम घटेगा तो क्या करोगे, उल्टा। उल्टा क्योंकि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखना है, एसेट्स अकाउंट। टू क्या लिखना है, एसेट्स अकाउंट। एसेट्स में जो भी एसेट्स आपके क्वेश्चन में रहेगा जिसका दाम घटेगा, फर्नीचर, मशीन, लैंड, प्लांट, स्टॉक, जिसका भी दाम घटेगा वो यहाँ पे लिखना है। आपको याद होगा जब संपत्ति बेचते हैं तो क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। मशीन बेचे तो मशीन, प्लांट बेचे तो क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। फर्नीचर बेचते हैं तो क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। जब एसेट सेल होगा तो टू एसेट्स होता है, लेकिन यहाँ सेल नहीं कर रहे हैं, ना परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसके बाजार मूल्य और पुस्तकीय मूल्य में जो चेंजिंग हुआ उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करने में पता चला कि प्लांट था पहले 20,000, अब हो गया 15,000। तो 20,000 का चीज हो गया 15,000, तो 5,000 घट गया। तो जब घटेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स में जो भी एसेट्स हो, प्लांट हो, फर्नीचर हो, मशीन हो, वो सारा एसेट्स यहाँ पे हम लिखेंगे। चलिए, एसेट्स का तो कहानी हो गया। दो बात हुआ, या तो इंक्रीज किया, बढ़ा, या क्या किया, डिक्रीज किया। तीसरा ये होगा कि ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया। 10,000 का प्लांट 10,000 है, तो जितना का प्लांट था उतना का प्लांट है, जितना का मशीन था उतना का मशीन है। तो ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया। जब ना इंक्रीजमेंट हो और ना डिक्रीजमेंट हो तो उसको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। चलो आगे आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर,
3 नंबर देखो, 3 नंबर आराम से समझते हैं। अब क्या होगा, लायबिलिटी पे आते हैं। क्या आते हैं, लायबिलिटी पे। लायबिलिटी में क्या होगा, व्हेन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, व्हेन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी लायबिलिटी का वैल्यू क्या, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं व्हेन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज इंक्रीज। अगर कर्जा बढ़ेगा तो क्या होगा, कर्जा बढ़ेगा तो क्या होगा, कर्जा बढ़ेगा तो लॉस होगा, कर्जा बढ़ेगा तो लॉस होगा। तो हम जब भी कर्जा बढ़ता है क्या लिखते हैं, बैंक से लोन लेते हैं क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। राम से लोन लेते हैं क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू राम लोन अकाउंट। जब लोन इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, जब लोन बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्या लिखोगे, क्या लिखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या लिखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और टू क्या लिखिएगा, लायबिलिटी। लायबिलिटी में जो भी नाम लिखा रहेगा वो नाम यहाँ पे लिखिएगा। हो गया। इसका ठीक उल्टा 4 नंबर में क्या होगा, व्हेन क्या होगा, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, व्हेन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज डिक्रीज। क्या होगा, डिक्रीज मतलब क्या होता है, घटना। डिक्रीज मतलब क्या होता है, घटना, दुर्घटना नहीं, घटना, कम होना। तो व्हेन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज, अगर कर्जा घटेगा तो क्या होगा, कर्जा घटेगा तो इसका उल्टा, कर्जा घटेगा क्या, जैसे बैंक लोन चुकाते हैं क्या लिखते हैं, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम का लोन चुकाते हैं क्या लिखते हैं, राम लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कर्जा घटेगा तो क्या होगा, लायबिलिटी डेबिट होता है। जब कर्जा घटता है तो लायबिलिटी डेबिट होता है ना। तो क्या लिखिएगा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। यह हो गया 4 नंबर बात। तो 4 बात हो गया, संपत्ति का दाम बढ़ा, संपत्ति का दाम घटा, कर्जा जो है बढ़ा, कर्जा घटा, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा रिवैल्यूएशन का भी फॉर्मेट देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट कैसे बनाना है, तो रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट हम लोग इस तरह से बनाते हैं, REVALUATION, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो सिंपल है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। जब संपत्ति का दाम बढ़ेगा, जब संपत्ति का दाम बढ़ेगा किधर लिखना है, बाय में, और संपत्ति का दाम घटेगा किधर लिखना है, टू में लिखना है। तो आइए देखते हैं, इसको पार्टिकुलर्स बोलते हैं, इसको अमाउंट बोलते हैं, इसको पार्टिकुलर्स बोलते हैं, इसको अमाउंट बोलते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे, जिसका दाम बढ़ेगा किधर लिखना है, बाय में, जिसका दाम घटेगा उसको किधर लिखना है, टू में। उससे भी नहीं होगा तो इसको देख के आप लेजर भी बना सकते हैं। कैसे, लेजर कैसे बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बाय में है तो एसेट्स कहाँ चला जाएगा, बाय में चला जाएगा। क्या लिखाएगा, बाय एसेट्स, बाय एसेट्स। जब संपत्ति का दाम बढ़ेगा तो इधर लिखिएगा, जब संपत्ति का दाम बढ़ेगा तो इधर लिखिएगा। आगे क्या है, रिवैल्यूएशन डेबिट है तो टू एसेट्स होगा। क्या होगा, टू एसेट्स। जब संपत्ति का दाम घटेगा तो इधर लिखिएगा, संपत्ति का दाम घटेगा तो इधर लिखिएगा। अब देखिए कर्जा क्या है, इंक्रीज कर रहा है। कर्जा बढ़ेगा तो क्या होगा, कर्जा बढ़ेगा तो हानि होगा, तो किधर लिखेंगे, टू में लिखेंगे। किधर लिखेंगे, टू में लिखेंगे। क्या लिखिएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट है, क्या लिखेगा, टू लायबिलिटी। टू क्या लिखिएगा, लायबिलिटी है ना। कर्जा बढ़ेगा तो इधर लिखाएगा। अगर कर्जा घटेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किधर लिखते हैं, बाय में, लॉस किधर लिखते हैं, टू में। तो देखो रिवैल्यूएशन टू में है, क्या लिखाएगा, बाय लायबिलिटी। क्या लिखाएगा, बाय लायबिलिटी है ना। यहाँ क्या हो रहा है,